A woman is to be loved, not understood. That is the first understanding. ओशो ओशो की एक किताब है द बुक ऑफ वुमन। मैं चाहता हूं कि आप वक्त निकालकर इस किताब को जरूर पढ़िएगा। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं महिलाओं के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022, और इस साल की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये जो कोट है इसका क्या मतलब होता है, आप बताइए मुझे, आप क्या समझे। स्टिक योर आंसर, और या फिर आपका जो भी थिंकिंग है इस पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या फिर अगर आप थोड़े शाई टाइप हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ऑन इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। कल मैंने गांधी जी और पंक्चुअलिटी के बारे में बात की थी ऑन माय पॉडकास्ट दैट इज क्यूरियसली फॉरएवर। नहीं सुना है तो चेक इट आउट। इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक। इसके अलावा भी सारे बड़े बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बोथ माय चैनल्स, शेयर द लेक्चर विथ अदर पीपल, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और जो मैंने प्रश्न पूछा है, जो ये कोट है, उसके बारे में आपने क्या समझा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक एमसीक्यू भी है तो उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद द फर्स्ट आर्टिकल, रीपिंग द पोटेंशियल ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स। अब देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन के आने की वजह से बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। एक बहुत ही रेगुलर एक टाइप का जो हम जनरली हमारे समाज में देखते हैं, ऐसा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनको बाहर जाकर काम करना अलाउड नहीं था। फैमिली में वो चीज अलाउड नहीं थी, बिकॉज आप बाहर नहीं जा सकते फॉर वॉट एवर रीजन। अब इन महिलाओं के पास स्किल्स हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो बस घर का काम किया एंड दैट्स इट, और ताउम्र अफसोस करते रहना कि मेरे अंदर ये स्किल थी। और हमारे अंदर जब भी कुछ होता है ना, हमारे अंदर कोई स्किल होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना मन मना लेंगे और वो स्किल जो है वो चली जाएगी। वो हमेशा अंदर से निकलने की कोशिश, वो पोटेंशियल जो है वो अपने आप को अनलॉक करने की कोशिश करता रहता है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनके अंदर पेंटिंग की, ग्राफिक की अंडरस्टैंडिंग, एक प्रकार के आर्ट की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। और अब अच्छी बात यह है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज या कंप्यूटर और दूसरी चीजें, स्मार्टफोन और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो इन सारी टेक्नोलॉजीज की वजह से वो घर बैठे डिजाइनिंग का काम है, वेबसाइट डिजाइनिंग हो, चाहे थंबनेल बनाना हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, कितनी सारी चीजें जो हैं वो घर बैठकर कर सकती हैं। उनको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप काम करके दे दीजिए, आपको ऑनलाइन जो है वो पेमेंट मिल जाएगा, दैट्स इट। ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज पॉसिबल हुई है और इस चीज ने बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो महिलाओं के लिए जनरेट की है, और ये काफी अच्छी बात है। इसी के साथ अगर हम देखें तो सिक, एल्डरली और बच्चों की देखभाल के लिए जो पर्सनल केयर सेक्टर है, तो इसमें भी महिलाएं जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं का प्रीडोमिनेंस है, या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्कफोर्स इस क्षेत्र में महिलाएं होती हैं, क्योंकि नेचुरली केयर और ये सारी चीजें जो हैं वो महिलाओं के अंदर ज्यादा होती हैं, राइट। दे आर मोर केयरिंग कंपेयर्ड टू मैन लॉट। The COVID-19 pandemic has further augmented the need for health and personal care। और बहुत सारी नर्सेस जो हैं कोविड के टाइम पर, वो अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद नज़दीक में कोई है या फिर रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल में कोई बीमार है और किसी का लेट्स से ऑक्सीजन के बॉटल्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर उनको चेक करना, उनको बुलाएंगे कि मैडम आप आ जाइए, यहाँ पर ये करना है या इंजेक्शन देना है, वॉट एवर। तो नर्सेज जो है वो हेल्थ और पर्सनल केयर में भी एक्स्ट्रा पैसे जो है वो कमा पाए मेहनत करके, ऑफ कोर्स। और अब नई नई अपॉर्चुनिटीज इस क्षेत्र में भी ओपन हो रही है। आपने देखा होगा कि आप इंश्योरेंस निकालवाना चाहते हैं तो घर आकर वो लोग चेक करके जाएंगे, तो फिर कोई महिला नर्स जो हैं उनको यहाँ पर ऐसी जॉब मिलेगी। फुल टाइम पहले वो हॉस्पिटल में काम कर रही थी, अब ऐसा नहीं है, अब उनको विजिट पर जाना है और अपना काम खत्म हो गया, दैट्स इट, शी कैन गो होम। तो ऐसे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आज के ज़माने में क्रिएट हो रही हैं। अब 3 सबसे बड़े एनेबलर्स अगर हम कहें, 3 सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे पिलर्स, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल के 3 इंपॉर्टेंट कॉर्नर्स हैं। एक तो है ऑफ कोर्स हायर एजुकेशन, राइट। हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए महिलाओं को,
स्किल्स प्रोवाइड की जाए और इसी के साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये तीन चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो फीमेल्स के लिए अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो ब्रिक्स देशों में अगर कंपेयर करें तो सबसे कम है। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं, तो ये 5 देशों में सबसे कम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारे देश में है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं देशों के साथ कंपैरिजन, श्रीलंका के साथ कंपेयर करें तो भी कम है, बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें तो भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारे देश में कम है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। द बिगेस्ट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम करना चाहते हैं हमारे देश का, तो हमारे देश की लगभग लेट्स से 50% जितनी पॉपुलेशन जो है वो महिलाएं हैं। तो जब तक इनका अगर हम इनका सूर्योदय नहीं होगा, अगर इनका सनराइज नहीं होगा, अगर वो अपने पीक तक, अपने पोटेंशियल के पीक तक, एजुकेशन के पीक तक नहीं पहुंच पाएगी हमारी महिलाएं, तो फिर हमारा देश जो है वो अपने पीक पर कैसे पहुंच पाएगा। और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट की बात नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए भी FLPF अचीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारा देश जो है इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। 2020 में पता है हमारी मीडियन एज ऑन एन एवरेज एज थी 29, तो हम बहुत ही यंग देश हैं। और महिलाएं जो हैं वो, महिलाएं और गर्ल्स जो हैं, दे आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। हेल्थ केयर, एजुकेशन, केयर सर्विस सेक्टर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाओं का शेयर जो है, महिलाएं इस क्षेत्र में ज़्यादा काम करती हैं। और यहाँ पर ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि अगर इस एरिया में, खास करके ये केयर सर्विसेज सेक्टर में अगर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए तो 2030 तक भारत में 69 मिलियन जॉब्स जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं। डेटा ये भी कहता है कि महिलाओं के पास स्मार्टफोन का एक्सेस कम है। जनरली हमें ये लगता है कि आजकल सभी लोग जो है वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन GSMA मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट ये कहता है कि आज हमारे देश में सिर्फ 25% जितनी महिलाएं जो हैं उनके पास स्मार्टफोन है। मेन की बात करें तो 41% मेन के पास स्मार्टफोन है, एज पर 2022 का ये रिपोर्ट है। बट यू कैन सी देयर इज अ बिग गैप, 25% और 41% में बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को हमें कम करना है। जितना स्मार्टफोन, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं वो महिलाओं के पास एक्सेसिबल होगी तो वो अपना पोटेंशियल जो है, या फिर जो भी उनकी स्किल है, जो भी वो काम कर सकती है, वो काम कर पाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, टेरर इन पेशावर। टेरर इन पेशावर यानी कि पेशावर, यू नो, इट्स अ सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब वहाँ पर एक शिया मॉस्क है, तो वहाँ पर एक सुसाइड अटैक हुआ पेशावर में और 62 लोगों की मृत्यु हो गई। आई थिंक 2018 में एक अटैक हुआ था पाकिस्तान में और उस टाइम पर 149 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद ये इतना बड़ा अटैक जो है वो पाकिस्तान में इतने समय के बाद यहाँ पर देखने को मिला है। और छोटे बड़ी चीज़ें तो हैं, वहाँ पर होती रहती हैं। पाकिस्तान का सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है और ख़ास करके वहाँ की माइनॉरिटी, ये शिया जो हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 20% पार्ट जो है वो शिया हैं। तो शिया और सुन्नी दो ब्रांचेस हैं। कई लोग इनको ब्रांचेस भी नहीं मानते। कई लोग कहते हैं कि शिया जो हैं दे आर नॉट राइट। शिया को पूछेंगे तो कहेंगे सभी नहीं, लेकिन कुछ राइट। अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू ये तू मैं में नहीं जा रहे हैं। सिर्फ ये समझ लीजिए कि एक शिया मुस्लिम्स होते हैं और एक सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं। अब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आ चुका है और तालिबान की एक विचारधारा हम श्योर हम सब जानते हैं। अब तालिबान को यहाँ तक पहुँचाने में किसने मदद की? ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस प्लस पाकिस्तान की जो आर्मी है इसने, जिसको एक दूसरा शब्द भी इनके लिए यूज होता है, इसको कहते हैं डीप स्टेट। क्या कहते हैं? डीप स्टेट। तो डीप स्टेट का मतलब है कि जब सबसे ताकतवर वहां पर कोई है तो वो है पाक की आर्मी, और पाक की आर्मी जो है उसके नीचे ही काम करती है ISI, राइट। और इन दोनों के नीचे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं गवर्नमेंट काम करती है। पाकिस्तान के अलग अलग प्रेसिडेंट्स और वहाँ के जनरल्स के इतिहास को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये डीप स्टेट जो है उसने क्या क्या चीज़ें की हैं। मैं अगर पॉसिबल हुआ, आज ये बात निकली ही है, तो आई विल ट्राई कि एक लेक्चर जो है वो आपके लिए बनाऊं, एक छोटा सा
लेट्स से 5-7 मिनट का एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल रह चुके हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, वो सारी चीज़ों के बारे, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो अटैक हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस्लामिक स्टेट ने। उन्होंने कहा कि हमने ये चीज़ की है क्योंकि नफरत की एक विचारधारा जो है ये स्प्रेड करने का काम इस्लामिक स्टेट का रहा है और वो यही चीज़ कर रहे हैं अपने इस प्रकार के अटैक से। अफगानिस्तान में IS खुरासन जो उनकी एक ब्रांच है, तो इन्होंने शियाज और सिख को भी नहीं बख्शा, राइट। शियाज के ऊपर अटैक किए और सिख जो हमारे गुरुद्वारा है वहाँ पर अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के अटैक्स जो हैं वो किए थे। और पाकिस्तान के अलग अलग राज्यों में एक राज्य है पंजाब, और पंजाब की असेंबली ने जुलाई 2020 में एक बिल पास किया, देखिए, तहफ़्फ़ुज़ ए बुनियाद ए इस्लाम। और ये जो बिल है वो क्या कहता है कि जो सुन्नी इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का, इसी को ही सपोर्ट किया जाएगा, दूसरे जो भी इंटरप्रिटेशन है इसका सपोर्ट भी इसको नहीं मिलेगा, एक प्रकार से इसका विरोध ही किया जाएगा। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस प्रकार की एक्शंस जब करती है तो वो अपने आप को हीरो साबित करते हैं, कहते हैं कि देखिए हम हमारे धर्म को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, और फिर लोग जो हैं वो उनको पैसे और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूशन में देते हैं, उनका डर भी मेंटेन रहता है। इसी के साथ साथ उनको नए नए रिक्रूट्स भी मिल जाते हैं जब वो ऐसा करते हैं, कहते हैं कि ये होगा वो होगा, जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं बेवकूफ़ बनाकर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज्वाइन करवा लेते हैं। तो terrorist organizations such as ISIS are trying to exploit this existing sectarian hostilities by carrying out attacks on Shia mosques। जब दो कम्युनिटी के बीच में एक दूसरे को लेकर जो भी इश्यू है, ज़रूरी नहीं है कि इश्यू है तो एक दूसरे के ऊपर आतंकवादी हमला करने लगेंगे या फिर मार डालने लगेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन यही डिस्प्यूट अगर आप में है तो फिर इसी का फ़ायदा जो है, मीन्स यहाँ पर आइसिस क्या कर रहा है जो ब्रिटिश कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल। शिया और सुन्नी के बीच में जो भी इश्यूज हैं तो उनको बड़ा बना दीजिए, राइट, उनको एक वायलेंट लेवल पर ले जाइए, एंड दैट्स इट, यू आर डन। फिर वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे और फायदा किसका होगा, आपका होगा। यही चीज़ आइसिस यहाँ पर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ एक लंबे समय से समझ जानी चाहिए थी कि अगर आप दूसरे देशों के ऊपर अटैक करवाए, व्हेन आई से पाकिस्तान में वहाँ के लोगों को कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ, मीन्स डायरेक्टली दे आर नॉट देयर, दे आर नॉट इन्वॉल्व, राइट। वहाँ पर इतनी गरीबी है, उनको खाने पीने की चीज़ों के प्रॉब्लम चल रहे हैं बहुत सारे एरियाज़ में, वो सरकार को क्या कहेंगे, राइट। अनपढ़ हैं, ये सारी चीज़ें भी, इलिटरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, तो ये इश्यूज़ हैं। लेकिन वहाँ की जो डीप स्टेट है, वहाँ की सरकार, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि इंडिया को परेशान करने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल हुआ, ये सारे टूल्स जो है ना वो उनके लिए भी उतने ही ख़तरनाक हैं। और इससे बड़ा लेसन तो चाइना को लेना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है भारत को एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि चाइना भी पाकिस्तान से परेशान हो जाएगा। USA का तो हमने हाल देखा क्या हो गया। USA बहुत सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, भारत बार बार कहता था कि ये मत कीजिए, आप उनको वेपन्स दे रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हैं, ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, ये कश्मीर के लिए भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। USA उस बात पर मानता नहीं था। फाइनली हुआ क्या, फाइनली 911 हुआ। बहुत गलत हुआ लेकिन 911 हुआ। और ओसामा बिन लादेन और उनकी जो गैंग है उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सारी चीज़ें किससे मिलती थी, ये डीप स्टेट से मिलती थी। और कहाँ पर पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन, बताइए। ये एक बहुत ही फेमस सिटी है पाकिस्तान का। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओसामा बिन लादेन जो हैं वो कहाँ पर रहता था अपने फाइनल ईयर्स में, जब वो मारा गया तो कहाँ पर, कौन से शहर में से वो मिला। disruption@gov.in, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अब देखिए, वेस्ट बंगाल से ये खबर आ रही है कि माध्यमिक एग्जाम्स चल रही है स्टूडेंट्स की, और इस चीज़ को लेकर वहाँ की जो सुपर इंटेलिजेंट सरकार हैं और सुपर इंटेलिजेंट सरकार में काम करने वाले बड़े 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 अधिकारी हैं, उन्होंने कितना सही और साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन लिया है। मीन्स मुझे लगता है कि इनके लिए मीन्स तोहफे भेजूं यहाँ से उनको। उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट को शट डाउन कर दिया है, इंटरनेट सर्विसेज को
बंद कर दिया है, ताकि क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स चल रही हैं इसलिए। जस्ट इमेजिन कि पूरे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट बंद कर देने से मीन्स क्या, ये उनका सबसे बड़ा जो खतरा जो उनको महसूस हो रहा है वो क्या है पता है, कि चीटिंग ना हो एग्जामिनेशन में। इसके लिए तो क्या जैमर जैसी कोई चीज अवेलेबल है? क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम अगर घर बच्चे किसी सेंटर में जाकर दे रहे हैं तो वहां पर जैमर लगा दीजिए, मोबाइल फोन और ये सारी कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कि अब सरकार जो है मीन्स, एक तरफ केरला की हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले यह कहा था कि इंटरनेट जो है वो आपका एक अधिकार है, राइट टू एक्सेस इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट। और हमारे ही देश में दूसरे राज्य में एक सरकार जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए इंटरनेट जो है उसको शट डाउन कर देती है। ये कितना लॉजिक का इस्तेमाल करते होंगे कि जब इस प्रकार की चीज़ों के डिसीजन लेने की बारी आती है तो उनका लॉजिक जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आप ही बताइए, कॉमन सेंस वाला प्रश्न है ना, कि क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट बंद कर देना ये एक बराबर डिसीजन है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? एक्सेस नाउ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट एक एनजीओ है जो डिजिटल सिविल राइट्स को प्रमोट करती है। तो एक्सेस नाउ का आंकड़ा यह कहता है कि 2020 में दुनिया में 155 ग्लोबल शटडाउन्स हुए और उसमें सबसे ज्यादा शटडाउन 109 जो है वो हमारे देश भारत में हुए। हमारे यहाँ की सरकारें जो हैं वो यूज टू हो चुकी है, उनके पास एक बहुत पुराना लेजिस्लेशन है, 19th सेंचुरी का लेजिस्लेशन है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। इतना पुराना कानून, लगभग कितने 200 साल पुराना कानून जो है वो आज हम यूज कर रहे हैं, आज के जमाने में यूज कर रहे हैं, 150-200 साल पुराना। वैसे हम कहते हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब क्या प्रमोट कर रहे हैं? डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी। अलग अलग राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं कि हमने ये चीज डिजिटल सेवा स्टार्ट कर दी, अब आपको लाइन में खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारी चीजें, बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। अच्छा भी हुआ है, बहुत अच्छे काम हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोविन प्रोग्राम जो हुआ, जो ये वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का जो पूरा डिजिटल प्रोग्राम हुआ, तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने। अब अगर एक तरफ आप डिजिटल चीजों को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इंटरनेट को ऐसे ही बंद कर दे रहे हैं, आप ऐसे ही चुटकी में बंद कर देते हैं, तो आप ये कहाँ का लॉजिक है कि एक तरफ सारी सेवाएं अब धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही हैं, लेकिन उन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जो इंटरनेट चाहिए उसको ही आपने बंद कर दिया है। तो मुझे तो सीरियसली आई थिंक दे नीड iodine salt. However, it's a set of rules introduced by Government of India in August 2017 to provide statutory cover for temporary suspension of telecom services that is the root cause of the problem. अगस्त 2019 में ये जो पुराना लॉ है, तो इसमें अगस्त 2017 में एक अपडेट किया गया और इसमें टेम्पररी सस्पेंशन इंटरनेट का करने के लिए सरकार ने कुछ अपने स्टैट्यूटरी पावर जो है उसको इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं इस 2017 के लॉ में, ये काफ़ी लूजली वर्डेड है। लूजली वर्डेड यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं है, ये प्रिसाइज नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज़ें होगी जब आप इंटरनेट जो है पब्लिक सेफ्टी के लिए या फिर पब्लिक इमरजेंसी के लिए आप इंटरनेट जो है उसको शट डाउन कर दीजिए। वो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लूजली वर्डेड है और जो भी एग्जीक्यूटिव हैं उनके इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। तो इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। बस प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इंटरनेट बंद कर दीजिए, ये हुआ है वो हुआ है, बस इंटरनेट बंद कर दीजिए। मोबाइल फोन्स जो है उनको इंटरनेट उनका बंद कर दीजिए, आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर आ जाएंगे। इन January 2020, the Apex Court said that the freedom to carry on trade over the internet enjoys constitutional protection under Article 19. जनवरी में एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि आप इंटरनेट के माध्यम से जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो ये इसको आर्टिकल 19 का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है। कितना नुकसान होता है, जस्ट एक छोटा एग्जांपल देख लीजिए। टेलीकॉम इंडस्ट्री का कहना यह है कि जहां पर इंटरनेट शटडाउन किया जाता है तो उस सर्कल में 2.4 करोड़ रुपीस का नुकसान पर आवर होता है। पर आवर 2.4 करोड़ रुपीस का नुकसान होता है, और यह सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात है। जस्ट इमेजिन कि दूसरी जो इंडस्ट्रीज इनके ऊपर निर्भर हैं वाया
टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर चलने वाले, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाली जो चीज़ें हैं उनका क्या हाल होता होगा। इंडियाज एग्रीगेट डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन रोज फ्रॉम 31.3 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19 टू 55.5 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। एक जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ कोविड-19। ऑफ कोर्स कोविड-19 से पहले क्या था कि लोग डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल, इंटरनेट और यूट्यूब एक्सेट्रा का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन डिजिटल पेमेंट और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन जब कोविड आया तो कोविड के बाद लोग जो है वो जो कहते हैं ना कि टच किए बिना पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट, तो ये काफ़ी फेमस हुआ। तो एक तरफ ये भी चीज़ें जो है वो काफ़ी फेमस होती जा रही है, लोगों की अब आदत बनती जा रही है कि वो जी पे और फ़ोन पे या फिर जो भी अलग अलग ऐप्स हैं उनके माध्यम से पैसे पे कर रहे हैं। लेकिन जब इंटरनेट बंद होगा तो यू कैनॉट यूज ऑल दिस थिंग्स। अब ये मत कहना कि इंटरनेट के बिना भी आप यूपीआई की मदद से पे कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ है, एसएमएस और इन सारी चीज़ों से कर सकते हैं, बट कौन उसका इस्तेमाल, अभी तक क्या आपने इसका इस्तेमाल किया है? व्हाट इज मच ईजियर, टेक्स्ट से पैसे पे करना या फिर स्कैन करके, क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर देना? ऑफ कोर्स क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर देना। तो जब हम, व्हेन आई से हम, इन द सेंस कि जब गवर्नमेंट जो है वो ये बंद कर देती है, इंटरनेट को शट डाउन कर देती है, तो कॉमर्शियल नुकसान भी होता है, एजुकेशन, हेल्थ और बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल आज कॉमन हो चुका है, तो वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। मूविंग ऑन, डिफरेंट स्ट्रोक्स। यूक्रेन में जो इश्यू चल रहा है अभी, तो कुछ 20,000 जितने हमारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मेडिकल पढ़ाई के लिए वहाँ पर, डॉक्टर बनने के लिए वहाँ पर गए हैं। अब डॉक्टर की डिग्री के लिए वहाँ पर गए हैं, राइट, या फिर डॉक्टर बनने के लिए भी कह सकते हैं। एनीवे, शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझे। नाउ देयर आर thousands more such medical students from countries like China and Far East countries who are in the same boat, battling the same storm. जब से कोविड की शुरुआत हुई, कोविड लॉकडाउन्स की शुरुआत हुई और कोविड की शुरुआत हुई, तो चाइना में पढ़ने वाले, जापान और दूसरे फार ईस्ट के देशों में पढ़ने वाले बहुत सारे भारत के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफ कोर्स अपने घर वापस आ गए, भारत वापस आ गए। तब से लेकर आज तक ऐसे कुछ 23,000 जितने स्टूडेंट्स सिर्फ चाइनीज यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड हैं। इनके अलावा दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे देशों में एनरोल्ड हैं। आप रफली समझ लीजिए 25-30 हज़ार स्टूडेंट्स की हम यहाँ पर बात करें, जो 2 सालों से घर बैठे हैं, यहाँ पर हैं हमारे घर में, यानी कि इंडिया में हैं। उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन आज भी उनकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लोन ली होगी और ये सोचा होगा कि जब डिग्री मिल जाएगी तब जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो ये पैसे जो पे करने हैं लोन के वो वापस पे कर देंगे और उसके बाद जीवन जो है वो सेट हो जाएगा। ये बड़े बड़े सपने जो हैं उन्होंने देखे होंगे, लेकिन कोविड की वजह से ये सपने जो हैं वो थोड़े डिले हो गए। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट की वजह से ये सपने जो हैं वो शायद चकनाचूर हो जाए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी हम स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको वापस यहाँ पर फ़िलहाल तो अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने जो वीज़ा है, रिटर्न वीज़ा तो कैंसिल कर ही दिया, अब नए वीज़ा जो है वो इश्यू नहीं करा। और इसी चीज़ को लेकर इंडियन एम्बेसी ने भी एक क्लैरिफिकेशन मांगा है बीजिंग से, लेकिन उनको कोई ख़ास जवाब नहीं मिला है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाइना की विजिट पर गए थे और इस विजिट में चाइना ने ये कहा कि हम आपके स्टूडेंट्स को यहाँ पर अलाउ करेंगे। मंगोलिया जो है उनको भी यही बात बताई, सिंगापुर को भी यही एश्योरेंस दिया है कि आपके स्टूडेंट्स अलाउ किए जाएंगे, श्रीलंका के स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन भारत के स्टूडेंट्स जो हैं इनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन जो है वो चाइना ने नहीं दिया है। अब कुछ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ का कहना यह है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए, बट प्रैक्टिकल के क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल इज़ अ थिंग दैट इज़ नेम इटसेल्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ये इंडिस्पेंसिबल है, इसके बिना आप डॉक्टर कैसे बनेंगे। कई यूनिवर्सिटीज़ ने ये ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दिए हैं लास्ट ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, उनको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी नहीं मिल रही क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी ने बंद कर दी। कुछ ने स्टार्ट किया तो कहते हैं कि आप ऑनलाइन अटेंड कीजिए। और हमारे देश का जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने भी एक नोटिस इश्यू की है स्टूडेंट्स को कि देखिए आप चाइना में, चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस और ये सारी चीज़ें फ़िलहाल पे ना करें, क्योंकि वहाँ पर अभी भी वीज़ा जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कोई भी कमीशन जो है किसी भी देश का, अगर आपके पास
प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है तो फिर आपको फाइनली डॉक्टर नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन मोड से आप डॉक्टर नहीं बन सकते। कुछ ऐसे कोर्सेस होते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये बेचारे लोग जो हैं वो 2020 से भारत में ही अपने घर पे ही बैठे हैं, ना तो वो कोई जॉब कर पा रहे हैं, ना तो अपने करियर को आगे बढ़ा पा रहे हैं। बहुत सारी दिक्कत है इनकी। और हाल ही में हमने देखा कि कैसे यूक्रेन में फंसे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद के लिए सरकार आगे आई है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। अब इनके बारे में भी बात हो रही है, इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ऑनलाइन भी बातचीत हो रही है। आई होप कि सरकार इनके ऊपर ध्यान देगी और सरकार जो है वो ऐसे जो स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन की वजह से वापस आ गए थे, तो ऐसे स्टूडेंट्स की मदद करेगी। कोई ना कोई रास्ता तो हमें निकालना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनको हम यहाँ पर एडमिशन दे दें, क्योंकि हम बात करें कुछ 40,000 स्टूडेंट्स की। हमारे देश में जो टोटल मेडिकल सीट्स अवेलेबल है उसका लगभग 50% हो गया है 40,000। तो इतनी कैपेसिटी हमारे देश की नहीं है। और ये भी प्रश्न काफ़ी उठ रहा है और लोग पूछ रहे हैं, मीन्स लोग विरोध कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई इन सारे लोगों को, इतने सारे स्टूडेंट्स को विदेश जाकर पढ़ाई करने की क्यों ज़रूरत रहती है हमारे स्टूडेंट्स को। द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में एक तो लिमिटेड सीट्स हैं और एजुकेशन जो है मेडिकल एजुकेशन पर्टिकुलरली ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं उनको विदेश जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ ऐसे क्षेत्रों की पढ़ाई, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जो है उनको बाहर जाकर करनी पड़ती है। और कई लोग जो हैं वो उनको नफरत की निगाह से देखते हैं। तो ये आपकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह से ऐसा होता है, राइट। बाहर जाने वाला व्यक्ति जो है वो ख़राब है ऐसा मत सोचिए। मैंने देखा एक स्टीरियोटाइप है ऐसा कि देश को जब ज़रूरत थी आपकी तो आप देश छोड़कर चले गए, लेकिन वो भाई वो वहाँ जाकर जो पैसे कमाता था उस पैसों का एक चंक जो है वो भारत भी भेजता था, और वो पैसे रेमिटेंस के तौर पर भारत को मिलते रहे हैं। हमें जितना एफडीआई नहीं मिलता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस लेट्स से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर 40 बिलियन का मिला, 40 बिलियन, तो आप देख लीजिएगा रेमिटेंस कितना मिल रहा है। रेमिटेंस 80 बिलियन से ज़्यादा होगा। तो एफडीआई बढ़ा या रेमिटेंस? ऑफ कोर्स रेमिटेंस बढ़ा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये एनआरआईज ही सेंड कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। एनीवे, मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स बहुत ही क्विकली। आज ऑफ कोर्स विमेंस डे है, तो रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो नारी शक्ति पुरस्कार आज देने वाले हैं, कन्फर करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब विमेन सेंट्स कैंप को एड्रेस करने वाले हैं कच्छ में। ये धोरडो एक रीजन है, राइट, धोरडो डूंगर भी इसको कहते हैं इस रीजन को। वहाँ पर धोरडो नाम का एक डूंगर है। ओके। Prime Minister to address post-budget webinar on financing for growth and aspirational economy today। और इंडिया ने यूएनएससी में एक आवाज़ उठाई है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर, और मणिपुर में रीपोलिंग, देन मेडिकल सीट्स को बढ़ाने की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है। कोल बेस्ड पावर जनरेशन जो है इसमें 7.58% उछाल देखने को मिला है, और कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 179 करोड़ तक पहुंच गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्लिनेक्स 9th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज, इसको कहते हैं स्लिनेक्स। ये विशाखापट्टनम में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो डाउनलोड द पीडीएफ एंड गो थ्रू द क्वेश्चन। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, like and post your review as well as answer in the comment section. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.